नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। 12 जून 2017 की बात है। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। मुंबई के उपनगर अंधेरी स्थित अंबोली पुलिस थाने के 4 रूम में तैनात ड्यूटी अधिकारी को फोन पर खबर मिली कि 4 बंगला स्थित SRA भैरवनाथ हाउसिंग सोसाइटी की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 503 में से दुर्गंध आ रही है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने मामले की डायरी बनाकर इसकी जानकारी सीनियर क्राइम इंस्पेक्टर दया नायक को दे दी। इंस्पेक्टर दया नायक मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपने साथ पुलिस टीम को लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी VS गायकवाड़ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। जब पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची तब तक वहां काफी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। भीड़ को हटाकर पुलिस टीम कमरे के सामने पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उस फ्लैट में 2-3 सालों से फिल्म और टीवी अभिनेत्री कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी किराए पर रह रही थी, लेकिन वो अपने फ्लैट में कब आती जाती थी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। चूंकि उसका काम ही ऐसा था, इसलिए किसी ने उसके आने जाने पर ध्यान नहीं दिया था। पास पड़ोस के लोगों से भी उसका संबंध नाम मात्र का ही था। पता चला कि कई बार तो वो शूटिंग पर चली जाती थी तो कई दिन तक नहीं लौटती थी। फ्लैट की चाबी किसी के पास नहीं थी, जबकि फ्लैट बंद था। इंस्पेक्टर दया नायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके फ्लैट का दरवाजा तोड़वा दिया। दरवाजा टूटते ही अंदर से बदबू का ऐसा झोंका आया कि वहां खड़े लोगों को सांस लेना कठिन हो गया। नाक पर रुमाल रखकर जब पुलिस टीम फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो कमरे का AC 19 डिग्री टेम्परेचर पर चल रहा था। संभवतः हत्यारा काफी चालाक और शातिर था। सब लंबे समय तक सुरक्षित रहे और सड़न की बदबू बाहर न जाए, ये सोचकर उसने AC चालू छोड़ दिया था। शव की स्थिति से लग रहा था कि कृतिका की 3-4 दिनों पहले ही मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर दया नायक अभी अपनी टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण और मृतका कृतिका के पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे कि अंबोली पुलिस थाने के थाना प्रभारी VS गायकवाड़, DCP परमजीत सिंह और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो जाने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का सरसरी निगाह से निरीक्षण किया। थाना प्रभारी VS गायकवाड़ से जरूरी बातें करके अधिकारी अपने ऑफिस लौट गए। अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी VS गायकवाड़ ने इंस्पेक्टर दया नायक और सहयोगियों के साथ मिलकर घटना स्थल और मृतका कृतिका के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। कृतिका का शव उसके बेडरूम में बेड पर चित पड़ा था। शव के पास ही उसका मोबाइल फोन और ड्रग्स जैसा दिखने वाला पाउडर का एक पैकेट पड़ा था। पुलिस ने कृतिका का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और पाउडर के पैकेट को जांच के लिए सांता क्रूज के कालिया लैब भेज दिया गया। फोन से कृतिका के घर वालों का नंबर निकालकर उन्हें इस मामले की जानकारी दे दी गई। घटना स्थल की जांच में कृतिका के बर्थडे का एक नया फोटो भी मिला, जिसमें वो 2 लड़कों और 3 लड़कियों के बीच पीले रंग की ड्रेस में खड़ी थी और काफी खुश नजर आ रही थी। वो फोटो संभवतः 5 और 8 जून 2017 के बीच खींची गई थी। कृतिका की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। साथ ही उसकी हत्या में उंगलियों में पहने जाने वाले नुकीले पंजों का भी इस्तेमाल किया गया था। कृतिका के शरीर पर कई तरह के जख्मों के निशान थे, जिससे लगता था कि हत्या के पूर्व कृतिका और हत्यारों के बीच काफी मारपीट हुई थी। हत्या में इस्तेमाल चीजों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बेड पर कृतिका का खून बहकर बिस्तर पर सूख गया था और उसका शव धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया था। घटना स्थल की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस टीम ने कृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए विले पार्ले स्थित कूपर अस्पताल भिजवा दिया। घटना स्थल की प्राथमिकी कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने लौट आई थी। थाने आकर थाना प्रभारी VS गायकवाड़ ने इस मामले पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और तफ्तीश का काम इंस्पेक्टर दया नायक को सौंप दिया। उधर कृतिका की मौत का समाचार मिलते ही उसके परिवार वाले मुंबई के लिए रवाना हो गए। कृतिका की हत्या हो सकती है, ये वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। मुंबई पहुंचकर उन्होंने कृतिका का शव देखा तो दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस की जांच टीम ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। पोस्टमार्टम के बाद कृतिका का शव उन्हें सौंप दिया गया था। इंस्पेक्टर दया नायक ने कृतिका के परिवार वालों के बयान लेने के बाद थाना प्रभारी VS गायकवाड़ के दिशा निर्देशन में अपनी जांच की रूपरेखा तैयार की, ताकि उसके हत्यारों तक पहुंचा जा सके।
एक तरफ इंस्पेक्टर दया नायक अपनी तफ्तीश का ताना बाना तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच सीआईडी यूनिट 9 के इंस्पेक्टर महेश देसाई भी इस मामले की छानबीन में जुट गए थे। फिल्मों, सीरियलों अथवा मॉडलिंग करने वाली लड़कियों पर पास पड़ोस के लोग, सोसाइटी में काम करने वाले ड्राइवरों और गार्ड वगैरह की नजर रहती है। उदाहरण के रूप में वडाला की रहने वाली पल्लवी पुरकाशियत को भी ले सकते हैं, जिसकी हत्या इमारत के कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी सुंदरता पर फिदा होकर की थी। ऐसी ही एक और घटना अक्टूबर 2016 में गोवा में घटी थी। इंस्पेक्टर दया नायक ने अपनी टीम के साथ तफ्तीश उसी इमारत से शुरू की जिसमें कृतिका रहती थी। उन्होंने इमारत के आसपास रहने वालों से पूछताछ की, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, वहां के सिक्योरिटी गार्डों से पूछताछ की और संदेह के आधार पर उसे हिरासत में भी लिया। उस इमारत का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड लखनऊ गया हुआ था। उसकी तलाश में पुलिस की एक टीम लखनऊ भी भेजी गई, लेकिन वहां से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। 27 साल की मॉडल और अभिनेत्री कृतिका उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। उसके पिता हरिद्वार के सम्मानित व्यक्ति थे। ऐशो आराम में पली बड़ी कृतिका खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वो ग्लैमर की लाइन में जाना चाहती थी, जबकि उसका परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। कृतिका के सिर पर अभिनय और बॉलीवुड का भूत कुछ इस तरह सवार था कि उसे माँ बाप की कोई भी सलाह अच्छी नहीं लगती थी। वो बॉलीवुड में जाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इसके चलते उसे अनेक पुरस्कार भी मिल चुके थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कृतिका बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में काम पाने के लिए प्रयास करने लगी। इसके लिए उसने अपना फोटो प्रोफाइल तैयार करा लिया था, जिसे वो विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को भेजती रहती थी। कुछ एक एजेंसियों ने उसे रिस्पॉन्स भी दिया और उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाया। मॉडलिंग की दुनिया में वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई थी। इससे उसका हौसला काफी हद तक बढ़ गया। उसे मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे। वैसे बता दें कि कृतिका मॉडल नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि शरीर के कपड़े उतारकर देह की नुमाइश करना उसे अच्छा नहीं लगता था। पर फिल्मों में काम करने की ललक उसे ऐसे विज्ञापनों में काम करने को मजबूर करती रही और इन्हीं के सहारे वो मुंबई जा पहुंची। सन 2009 में कृतिका माया नगरी मुंबई आ गई और मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के साथ साथ वो बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाती रही। इसी चक्कर में उसने मॉडलिंग एजेंसियों के कई ऑफर भी ठुकराए। परिणाम ये हुआ कि उसके पास मॉडलिंग एजेंसियों के ऑफर आने बंद हो गए। इस बीच वो कई फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी मिली, लेकिन उनका उसे आश्वासन तो मिला पर काम नहीं। इन सब के चलते एक तरह से वो निराशा से घिर गई थी। तब एक पार्टी में उसकी मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन राज त्रिवेदी से हुई। जल्दी ही राज और कृतिका ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली आ गए, लेकिन कृतिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में अधिक दिनों तक खुश नहीं रह पाई और 1 साल में ही राज त्रिवेदी से तलाक लेकर आजाद हो गई। अपनी शादी की असफलता से कृतिका टूट सी गई थी, लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं टूटने दिया था। दिल्ली में रहते हुए कृतिका की मुलाकात शातिर ठग विजय द्विवेदी से हुई। विजय द्विवेदी मुंबई के कई बड़े फिल्म सितारों और राजनेताओं को चुना लगा चुका था, जिनमें फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता गोविंदा, टीवी और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री श्वेता तिवारी तथा बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिक एकता कपूर और कांग्रेस के कदावर नेता अमरीश पटेल शामिल थे। 30 साल का विजय द्विवेदी मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था। वो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था, साथ ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। खुद को वो कांग्रेस के कदावर नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बताकर लोगों को अपना परिचय बड़े ही रौब रुतबे वाले अंदाज में देता था। इससे लोग उसके प्रभाव में आ जाते थे। उसने कृतिका को भी अपना परिचय इसी तरह दिया था। कृतिका उसके प्रभाव में आ गई। विजय द्विवेदी ने कृतिका को जब दिल्ली के एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था, तभी उसने सोच लिया था कि उसे किसी भी कीमत पर पाना है। वो कृतिका की सुंदरता पर कुछ इस तरह फिदा था कि जब तक कृतिका के आसपास शिकारी चील की तरह चक्कर लगाने लगा। आखिरकार एक दिन उसे कृतिका के करीब आने का मौका मिल ही गया। कृतिका के करीब आते ही वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। साथ ही उसने उसकी दुखती रगों पर भी हाथ रख दिया। उसने कहा कि उसके जैसी युवती को मॉडल, टीवी एक्ट्रेस या फिर अभिनेत्री होना चाहिए। उसका ये तीर ठीक निशाने पर लगा। नतीजा ये हुआ कि शादी और फिर तलाक होने के बाद भी कृतिका के दिल में बॉलीवुड के जो सपने बरकरार थे उन्हें हवा मिल गई। आखिरकार विजय ने कृतिका को अपनी झूठी बातों से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कृतिका की नजदीकियां पाने के लिए उसने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी। उसे करीब लाने के लिए ही उसने हाई प्रोफाइल अभिनेताओं और राजनीतिक रसूखदारों के नाम लिए थे। बात बढ़ी तो दोनों की मुलाकातें भी बढ़ गई।
कृतिका को भी विजय द्विवेदी से प्यार हो गया। कृतिका को अपनी मुट्ठी में करने के बाद विजय ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और कृतिका से शादी कर ली। सन 2011 में कृतिका विजय के साथ अपनी किस्मत आजमाने वापस मुंबई आ गई। दोनों अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स इलाके में किराए का एक फ्लैट लेकर साथ साथ रहने लगे। मुंबई आने के बाद कृतिका फिर से बॉलीवुड की गलियों में संघर्ष करने लगी। दूसरी ओर विजय अपने शिकार ढूंढने लगा था। कृतिका को जल्दी ही फिल्म रज्जो में कंगना रनौत के साथ एक बड़ा मौका मिल गया। ये फिल्म सन 2013 में बनकर रिलीज हुई तो दर्शकों को कृतिका का अभिनय पसंद आया। इसके बाद कृतिका के सितारे चमकने लगे। फिल्म रज्जो के बाद टीवी धारावाहिक परिचय में उसकी एंट्री एकता कपूर की कंपनी में हो गई। इसके साथ ही उसे क्राइम धारावाहिक सावधान इंडिया में भी काम मिलने लगा। जहां सन 2013 से कृतिका का कैरियर संवरना शुरू हुआ, वहीं विजय के कैरियर का सितारा सन 2012 में डूब गया था। कांग्रेसी नेता अमरीश पटेल के ठगे जाने की खबर जब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी को मिली तो वो सन्न रह गए थे। उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से कर दी थी कि कोई उन्हें अपना चाचा बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच विजय द्विवेदी के पीछे पड़ गई। फलस्वरूप सन 2012 के शुरुआती दौर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त वो कांग्रेसी नेता सुरेश कलमाड़ी को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। कलमाड़ी से भी उसने खुद को जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बताया था। क्राइम ब्रांच ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। ये बात जब कृतिका को पता चली तो वो स्तंभ रह गई। विजय द्विवेदी के संपर्क और 1 साल तक उसके साथ रहने के बावजूद भी वो उसकी हकीकत नहीं जान पाई थी। दरअसल वो उससे भी बड़ा एक्टर था। बहरहाल विजय द्विवेदी के ठगी का पर्दा उठा नहीं कि कृतिका ने उससे तलाक ले लिया। उसका साथ छोड़कर वो अलग रहने लगी। वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से बिता रही थी। छोटे पर्दे पर उसके लिए काम की कोई कमी नहीं थी। हत्या के पहले उसने खुशी खुशी अपना बर्थडे मनाया था। उसके 2-3 दिनों बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। धीरे धीरे इस घटना को घटे लगभग 1 माह के करीब हो गया, लेकिन अभी तक अभियुक्तों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस अपनी तफ्तीश की कोई दिशा तय करती तभी सांता क्रूज के कालिया लैब की रिपोर्ट देखकर उनका ध्यान एमडी ड्रग्स की तरफ गया। इस बीच कृतिका के परिवार वालों ने बताया कि अपनी पहली शादी और तलाक के बाद वो काफी दुखी थी, जिसके चलते वो ड्रग्स लेने लगी थी। जांच अधिकारियों ने उनके इसी बयान को आधार बनाकर जांच करने का फैसला किया। एसीपी अरुण चौहान ने एक नई टीम का गठन किया और टीम के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सीनियर इंस्पेक्टर सीएस गायकवाड़ के निर्देशन में जांच टीम ने पुनः घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस कोशिश में पुलिस को एक फुटेज में 2 संदिग्ध युवकों की परछाई नजर आई, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा पुलिस ने करीब 200 लोगों से पूछताछ करने के अलावा कृतिका के फोन की 2-3 सालों की कॉल डिटेल्स का डाटा निकलवाया। इसके बाद पुलिस को तफ्तीश की एक हल्की सी किरण नजर आई। इसी के सहारे पुलिस कृतिका के हत्यारे ड्रग सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दरअसल कृतिका को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। उसे ड्रग्स आसिफ अली उर्फ सनी सप्लाई करता था। वो सिर्फ कृतिका को ही नहीं बल्कि और भी कई फिल्म हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। इस चक्कर में वो जेल भी गया था। पूछताछ में उसने बताया कि वो जेल जाने के पहले कृतिका को ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद कृतिका उसके दोस्त शकील उर्फ बॉडी बिल्डर से ड्रग्स लेने लगी थी। शकील उर्फ बॉडी बिल्डर थाने पालघर जनपद के उपनगर नाला सुपारा की एक इमारत में किराए की काफी मोटी रकम देकर रहता था। ड्रग सप्लाई के दौरान कृतिका और शकील खान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी के चलते वो कई बार कृतिका को उधारी में ड्रग्स दे देता था। फलस्वरूप कृतिका पर उसके 6,000 रुपए बकाया रह गए थे। कृतिका उसका पैसा दे पाती उसके पहले ही वो अगस्त 2016 के पहले हफ्ते में जेल चला गया था। शकील के अपने गिने चुने ग्राहक थे। उन लोगों को ड्रग सप्लाई करने के लिए शकील खान बादशाह उर्फ साध्वी लालदास से ड्रग्स लेता था। दोनों के बीच उधारी चलती रहती थी। नवंबर 2016 में जब शकील जेल से बाहर आया तो उसके दोस्त बादशाह ने उससे अपने पैसों की मांग की। कृतिका पर उसके 6,000 रुपए बाकी थे। दरअसल एक ही धंधे में होने के कारण शकील खान ने बादशाह से ड्रग्स लेकर कृतिका को सप्लाई किया था। बादशाह ने जब शकील खान पर दबाव बनाया तो उसने कृतिका से अपने बकाया पैसों की मांग शुरू कर दी, लेकिन कृतिका उसका पैसा देने में आनाकानी कर रही थी। इस बीच करीब 6 महीने का समय निकल गया। घटना के दिन शकील खान अपने दोस्त बादशाह को ये कहकर कृतिका के घर ले गया कि पैसा वो कृतिका के घर पर देगा,
लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रात का खाना पीना करने के बाद चलते समय जब शकील खान ने कृतिका से अपने पैसे मांगे तो उसने पैसे देने में मजबूरी जताई। इसकी वजह से दोनों में विवाद बढ़ गया। कृतिका ने चिल्लाकर लोगों को एकत्र करने की धमकी दी तो शकील खान को गुस्सा आ गया। उसने कृतिका के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। शकील खान के पास लोहे का पंच था जिससे उसने कृतिका पर कई वार किए। इसके अलावा उसने पास पड़ी किसी भारी चीज से भी उसके सिर पर वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच उसका दोस्त बादशाह उन दोनों का बीच बचाव करता रहा लेकिन कृतिका की जान नहीं बच सकी। कृतिका की हत्या करने के बाद शकील खान ने कमरे का एसी चालू कर दिया। उसके बाद कृतिका के बदन के सारे जेवर और 2200 रुपए नकद लेकर बादशाह के साथ वहां से चला गया। बहरहाल इन दोनों अभियुक्तों को पुलिस टीम ने 8 जुलाई को रात को नाला सुपवरा और पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। विस्तृत पूछताछ के बाद उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोनों अभियुक्त अभी जेल में है लेकिन जांच अधिकारियों के सामने अभी भी एक प्रश्न है कि क्या मात्र 6000 रुपए के लिए कृतिका की हत्या की गई। ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि 6000 रुपए ना तो ड्रग सप्लायरों के लिए बड़ी रकम थी और न ही कृतिका के लिए। बहरहाल मामले की जांच अभी भी जारी है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।